हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से, शशि भूषण जुड़ गए हैं सीधे पटना से और अब्दुल बशीर मेरे साथ जुड़ गए हैं दक्षिण भारत से। लेकिन इस बीच सबसे पहले हिमांशु आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से घटक दलों की कल बैठक हुई, सबके हंसते खिलखिलाते चेहरे नजर आए, लेकिन बात उतनी आसान नहीं है क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मांग है और सबको खुश रखना, सबको संतुष्ट रखना यहां पर एनडीए के दिग्गज नेताओं के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर जो सरकार चली है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। 2014 में 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इसीलिए एनडीए के जो घटक दल हैं उन्होंने इतना प्रेशर नहीं बनाया। इस बार अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है 303 से घटकर 240 आ गई हैं और अब चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, वो दबाव बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कैबिनेट में उनकी संख्या अनुपात के अनुसार जो है उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो कहा गया है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं टीडीपी के, वो चाहते हैं कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एजुकेशन और हेल्थ और फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक राज्य मंत्री उनका हो, ये डिमांड उनकी तरफ से की गई है। और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि इस बार कैबिनेट में उनके प्रतिनिधियों की संख्या बढ़े। 3 कैबिनेट बर्थ जो है वो जेडीयू चाहता है। वो ये साथ ही साथ इन 3 कैबिनेट बर्थ में मुख्य जो विभाग है, पोर्टफोलियो है, वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रेलवे, जब नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे तो रेल मंत्री थे, तो रेलवे डिपार्टमेंट भी वो चाहते हैं। और इस तरीके के महत्वपूर्ण विभागों को नीतीश कुमार चाहते हैं। चिराग पासवान चाहते हैं कि 5 उनके सांसद चुन के आए हैं, 5 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, तो इस बार उनको महत्वपूर्ण विभाग भी मिले और एक कैबिनेट के साथ एक एमओएस हो। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनको कैबिनेट बनाया जाए क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बिहार में जब एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी जेडीयू के साथ मिलकर जनवरी में, तो उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि आप लोकसभा लड़िएगा और आपको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। तो अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनको कैबिनेट की बर्थ चाहिए। एकनाथ शिंदे भी यही चाहते हैं कि 7 उनके सांसद हैं तो उनमें एक कैबिनेट और एक इंडिपेंडेंट चार्ज उनको मिलना चाहिए, स्वतंत्र प्रभार का विभाग। तो ये तमाम इस तरीके के दल हैं। कुमारस्वामी है, कैबिनेट बर्थ भी चाहिए, सबको अपने कोटे के हिसाब से मंत्री पद भी चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सबकी मांगे कैसे पूरी की जाती हैं। अब्दुल बशीर भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अब्दुल, देखिए, चंद्रबाबू नायडू भले ही कह रहे हो कि पता नहीं क्यों मीडिया को डाउट हुआ कि वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे या फिर उनके साथ नहीं रहेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है, मीटिंग अच्छी गई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो चंद्रबाबू नायडू ने ही मांगे हैं और ऐसे में अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो क्या उनका रुख बदल सकता है या फिर अब वाकई हम ये मान लें कि वो इस खेमे में है और आने वाले वक्त में भी रहेंगे? देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर यह बताया है कि उन्होंने चुनाव एनडीए के साथ में लड़ा है और आगे की कार्यशैली जो होगी एनडीए के साथ होगी। कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि वो कहीं भी इंडिया अलायंस के साथ जाए। लेकिन अगर हम पूर्व में एनडीए चंद्रबाबू नायडू का जो रवैया था एनडीए की तरफ वो देखे तो एक बार एनडीए का गठबंधन टूटा चंद्रबाबू नायडू के साथ, वजह थी स्पेशल स्टेटस की मांग। कुछ मांगे उन्होंने की थी जिसको केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार ने पूरे नहीं किए थे, जिसकी वजह से उनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये जो अहम पोर्टफोलियो के साथ साथ कई और मांगे हैं जो चंद्रबाबू नायडू खास करके आंध्र प्रदेश राज्य के लिए आगे रखेंगे, जैसे स्पेशल स्टेटस हो, पोलावरम प्रोजेक्ट का जो विवाद चल रहा है उस पर। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जहां पर चंद्रबाबू नायडू अपने आप को कहीं ना कहीं इस चीज में रखेंगे। तो बार्गेन करने की अगर हम बात करें तो चंद्रबाबू नायडू एक अच्छे बार्गेनर माने जाते हैं, खास करके जब ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर इस बार एनडीए में इनका जो 16 सीट इन्होंने आंध्र प्रदेश में प्राप्त किए हैं, इसका जो है प्रभाव एनडीए में खास तौर पर सरकार बनाने में पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो चंद्रबाबू नायडू तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर परिस्थिति बनती है तो विचार भी देने की जो है आशंका जताई जा रही है। इस चीज पर अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे नेता भी हैं जो इंडिया अलायंस से उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमने कल रेवंत रेड्डी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभी तक एआईसीसी ने उन्हें कुछ आदेश नहीं दिए हैं, जिम्मेदारी नहीं दी है इस बातचीत के लिए। लेकिन रेवंत रेड्डी सभी जो नेता है चंद्रबाबू नायडू के आसपास उनसे काफी खास
माने जाते हैं, क्योंकि जब वो तेलुगुदेशम पार्टी में रेवंत रेड्डी थे तो उनकी दोस्ती या फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ उनके संबंध काफी अच्छे रहे हैं। तो आगे जो इंडिया अलायंस का जो कार्यशाली होगा उसको लेकर भी एक जो आशंका जताई जा सकती है कि वो कंसिडर कर सकते हैं ऑफर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शशि भूषण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस हासिल करना ये नीतीश कुमार की प्राइमरी मांग होगी या फिर सेकेंडरी, क्योंकि अब तो उन पर आरजेडी की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है स्पेशल स्टेटस को लेकर। देखिए ना, नीतीश कुमार बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड फिलहाल ऐसा नहीं दिखता है कि वो पहले मतलब सरकार गठन के पहले ही कोई डिमांड रख दे बिहार को लेकर के। कोशिश ये है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि जब सरकार का गठन हो जाए तो उसमें महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो लिए जाएं। जैसा कि हिमांशु बता रहे थे दिल्ली से, 3 मंत्री पद जो है वो जेडीयू उम्मीद कर रहा है या जेडीयू की तरफ से क्लेम किया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, फॉर्मूला बहुत साफ है। 4 सांसदों पे 1 मंत्री पद, यानी 12 सांसद जेडीयू के हैं और उस लिहाज से जेडीयू 3 मंत्री पद जो है वो चाहता है। जेडीयू के जो सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि स्पीकर को लेकर के जो डिमांड उठी थी टीडीपी की तरफ से, शुरुआती दौर में खबरें आई थी, तो जेडीयू की ये राय है कि स्पीकर जो है वो बीजेपी का ही रहे, इसमें जेडीयू को कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार में कैसे विकास की रफ्तार तेज हो, बिहार को कैसे डेवलपमेंट के और आगे ले जाया जाए, इसको लेकर के पहले स्पेशल स्टेटस वाला एजेंडा भी सरकार के अंदर होगा आने वाले वक्त में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नजर इस बात पर भी होगी कि नीतीश कुमार ने जो जाति आधारित गणना कराई थी बिहार में और ये मांग करी थी प्रधानमंत्री मोदी से पिछली सरकार के दौरान कि वो देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएं, तो क्या इस बार नीतीश चूंकि एक बड़ा वीटो पावर रखते हैं सरकार में, इस बार रखेंगे, तो क्या देश भर में जाति आधारित गणना कराई जाएगी? इस पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में सबको मालूम है कि वो अपना एजेंडा छोड़ते नहीं हैं। तो एनडीए बहुत लंबे अरसे बाद एक स्वरूप में आया है, जिस तरह के नंबर्स आए हैं लोकसभा में, तो जाहिर तौर पे कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन जेडीयू चाहता है और वो होगा भी। और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए जो सरकार की तरफ से एजेंडे हैं उनको क्लियर करना, और साथ ही साथ जो कई असली ऐसे मुद्दे होते हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से है, जैसे कॉमन सिविल कोड और बाकी, तो उन मुद्दों पर क्या राय रहती है ये देखना भी दिलचस्प होगा।